नमस्कार। कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। इस पाठ का साहित्य प्रकार है साक्षात्कार। इस पाठ में प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। पाठ की शुरुआत करने से पहले विद्यार्थी मित्रों, एक जरूरी सूचना ध्यान से सुने। इस पाठ में डॉक्टर कलाम ने भिन्न भिन्न विद्यालय यानी कि स्कूलों में गए थे। वहाँ के छात्रों ने इन्हें हमारे देश के तथा अपने भावी भविष्य के अंतर्गत कलाम जी से प्रश्न पूछे हैं और उसका उत्तर इस पाठ में दिया गया है। इसीलिए आप जब यह वीडियो देखें तब अपने पास हिंदी की किताब जरूर रखें। इस वीडियो में केवल प्रश्नकर्ता और उनके प्रश्नों का ही उल्लेख किया गया है और जो डॉक्टर कलाम ने जवाब दिए हैं उस जवाब को मैं समझाऊंगा। तो पाठ की शुरुआत करते हैं कलाम जी के परिचय से। डॉक्टर कलाम का परिचय है, उनका पूरा नाम है अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वर में हुआ था। उनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को शिलोंग में हुई थी। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति थे 2002 से लेकर 2007 तक। उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और उन्हें एक मिसाइल मैन से भी नवाजा गया है। उन्होंने हमारे देश के लिए कई सारी मिसाइल बनाई है, जैसे कि नाग, ब्रह्मोस, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, ऐसी कई सारी मिसाइलें बनाई है जिसके कारण आज के हर एक देश हमारे साथ, भारत के साथ युद्ध करने से डर रहे हैं। ये डॉक्टर कलाम जी की देन है कि जिन्होंने हमारे देश के लिए एक अच्छी मिसाइल बनाई है। वह एक वैज्ञानिक और एक अच्छे इंसान भी थे। जब उनके मृत्यु के बाद उनकी जब जायदाद देखी गई तब उनके पास से केवल 2500 किताबें, 6 पैंट, 4 शर्ट, 3 सूट, एक पद्मश्री, एक पद्म भूषण, एक भारत रत्न, 16 डॉक्टरेट, यह सब पुरस्कारों से उन्हें नवाजा गया था। एक फ्लैट वो भी उन्होंने दान में दे दिया। न कोई बैंक बैलेंस, न टीवी, न कार। उन्होंने अपनी 8 साल की पेंशन भी गांव की पंचायत को दान दे दी थी। ऐसे थे हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम। पाठ की शुरुआत करते हैं, पहले उसके शब्दार्थ देखें। जीवंत यानी कि जीता जागता, बृहद यानी कि महान, विरासत यानी धरोहर, दस्तकार यानी कि शिल्पकार, दरकार यानी जरूरत, उत्कृष्ट यानी उत्तम, श्रेष्ठ, विघ्न यानी कि बाधा, अड़चन, बहुगुणी यानी कि बहुत अधिक, निष्ठा यानी कि विश्वास, अति विशिष्ट यानी बहुत महत्वपूर्ण, खाका यानी कि ढांचा, नक्शा और प्रचुर यानी कि पर्याप्त। तो पाठ की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, प्रश्न करता है आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मेड स्कूल, चेन्नई। अब इनका प्रश्न है, कलाम जी से वह पूछते हैं, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? कलाम जी से कहते हैं कि क्या आप कोई अपने बचपन की ऐसी कोई घटना है जो आज भी आपको याद हो? तब कलाम जी कहते हैं, हाँ, कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है।
उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। डॉक्टर अब्दुल कलाम जब छोटे थे, 5वीं कक्षा में थे, तब उनके शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने उन्हें पक्षी कैसे उड़ता है उसका जीवंत उदाहरण दिखाने के लिए रामेश्वरम समुद्र तट पर ले जाकर उन्हें दिखाया था। यह यादगार घटना आज भी उनके मन मस्तिष्क में समाई हुई है, क्योंकि पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रहता है। देखे हुए दृश्य का चित्र मस्तिष्क में ज्यों का त्यों अंकित हो जाता है। पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है। कल्पना में वह सच्चाई नहीं होती जो यथार्थ में होती है। इसीलिए पढ़े हुए से देखा हुआ देर तक याद रहता है। दूसरा प्रश्न है, प्रश्नकर्ता सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर। उनका प्रश्न है, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, यानी कि हमें बचपन में किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। इसके विषय में डॉक्टर कलाम जवाब देते हैं कि मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बचपन में हमें मातृभाषा को महत्व देना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा माँ की भाषा है। माता की गोद में हम उसी में सोचना विचारना सीखते हैं। सोचने विचारने की भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति की भाषा हो सकती है। मातृभाषा में हम अपने हृदय मन के भावों को सरल और प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकते हैं। इसीलिए बचपन में हमें मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। आगे के प्रश्नकर्ता है अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई। उनका प्रश्न है, यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं, जब आप युवा अवस्था में कदम रखते तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। ज्यों ज्यों आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि आपको क्या बनना है, आपका लक्ष्य, आपका ध्येय, पहले वह निश्चय करो कि आपको क्या बनना है। आपका लक्ष्य निर्धारित हो जाए तो उस लक्ष्य की ओर कड़ी मेहनत, कड़ी परिश्रम करो। उस परिश्रम में आपको अनेक मुश्किलें, संकट आ भी सकते हैं, लेकिन उससे डरे बगैर उसका सामना करना है और अपना ध्येय को प्राप्त करना है। आगे का प्रश्न है, प्रश्न करता है चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे कैम्ब्रिज अंधेरी, पश्चिम मुंबई। वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? क्या अभी हम ऐसी कौन सी बड़ी चुनौती है कि जिसका सामना आज हम कर रहे हैं? तब डॉक्टर कलाम कहते हैं, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। यानी कि 2020 तक
हमारा देश संपूर्ण रूप से, हमारा राष्ट्र संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाए और जो गरीब है वह उनको खाना मिले, उनको नौकरी, रोजगार, धंधा आदि सब मिले, वह सबसे बड़ी चुनौती है। यानी कि देश के हर नागरिक के चेहरों पर हमें मुस्कान देखनी है, यह सबसे बड़ी चुनौती है देश के लिए। आगे के प्रश्नकर्ता है हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्ण विद्यालय, मलाड, मुंबई। आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? तब डॉक्टर कलाम समझाते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। यानी कि हर एक देश के नागरिक को वह हमारा कौन लगता है कौन नहीं, यह सोचे बगैर, हमारी जान की परवाह किए बगैर आप उसकी मदद करो, उसकी सहायता करो, उसको संकट से दूर ले जाओ और उसकी हर एक इच्छाओं को ध्यान में रखकर उसकी इच्छाओं परिपूर्ण करने में उसकी सहायता करो। यह साहस की सबसे बड़ी परिभाषा है। आगे का प्रश्न है, प्रश्नकर्ता है तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। उनका प्रश्न है, हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? यानी कि हम प्रवासी जो भारत की मातृभूमि है उस पर हम गर्व कैसे करें? तो उसका जवाब डॉक्टर कलाम देते हैं, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। यानी कि प्रवासी भारतीय एक विशाल भारतीय परिवार का ही अंग है। वे अपने देश की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े रहकर मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना विकसित कर सकते हैं। आगे का प्रश्न है, प्रश्नकर्ता है सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल, मुंगेर। उनका प्रश्न है, जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? यहाँ प्रश्न पूछा गया कि हर एक व्यक्ति, हर एक बालक, हर एक छात्र कोई वैज्ञानिक बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई टीचर, लेकिन कोई किसान बनना नहीं चाहता, कोई मजदूर बनना नहीं चाहता, कोई कलाकार बनना नहीं चाहता। तो हम तो मजदूर, कलाकार, किसान हैं। तो आपके लिए, आपको हमारे लिए क्या संदेश है? आप हमें क्या कहना चाहते हैं? तब डॉक्टर कलाम सहजता से सुंदर उत्तर देते हैं कि किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार यह सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। यानी कि डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं कि तुम्हारे बगैर यह देश अधूरा है। जो किसान ना होए तो हम अनाज कहाँ से लाए, मजदूर ना होए तो ये बड़ी बड़ी इमारतें कहाँ से बनेगी, कोई कलाकार नहीं रहेगा, कोई कलाकार नहीं बनेगा, तो हमें मनोरंजन कौन देगा? यानी आपका किसान, मजदूर, कलाकार आदि सब हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है और उनको सभी क्षेत्र में सम्मानपूर्ण महत्व दिया जा रहा है। इसीलिए आप इन तीनों में खूब उन्नति करें। आगे का प्रश्न है, प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी,
कक्षा 11 इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा। इनका प्रश्न है, आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? यानी कि 2020 तक हमारा राष्ट्र विकसित कैसे बनेगा? जनसंख्या बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो यह कैसे मुमकिन होगा? तब डॉक्टर कलाम उन्हें जवाब देते हैं, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। यानी कि अभी का जो शिक्षित परिवार है वह अपना छोटा परिवार, सुखी परिवार को मान्यता मिलेगी। जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार मिलेगा, उनको उद्योग धंधों में काम मिलेगा, और इसी के कारण हमारी जनसंख्या समझदारी से वह निरंतर कम होती जाएगी। आगे का प्रश्न है, प्रश्नकर्ता हर्ष मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल बड़ौदा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? इसका जवाब डॉक्टर कलाम देते हैं, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। यह हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चित ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। यानी कि हमारे देश में 54 करोड़ लोग 25 वर्ष की कम आयु के हैं, यानी कि नौजवान हैं। उनमें नया जोश होगा, सोचने की शक्ति होगी, कुछ नया करने का हौसला बुलंद होगा। तो हमारे देश के लिए यह लोग ही उपयोग में आते हैं। इनके कारण ही हमारा देश, हमारा राष्ट्र एक विकसित राष्ट्र बनकर रहेगा। आगे का प्रश्न है, प्रश्नकर्ता एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु। उनका प्रश्न है, कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? यानी कि कई छात्रों को कुछ नया करने की ठान लेते हैं, उनको कुछ नया बनना होता है, विदेश पढ़ने जाना होता है, लेकिन उनकी आर्थिक परिस्थिति खराब होने के कारण वह बीच में से ही पढ़ना छोड़ देते हैं। तो उन लोगों को कैसे अपने जो लक्ष्य है, उनको जो बनना है वह कैसे बने? तो उसका जवाब डॉक्टर कलाम देते हैं, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। यानी कि जो आप होशियार हो, पढ़ने में आगे हो, 1 नंबर के विद्यार्थी हो, गुण अच्छे लाते हो, तो आपको स्कूल में से छात्रवृत्ति मिलती है पढ़ने के लिए, यानी कि स्कॉलरशिप। साथ में आपको उच्च शिक्षा के लिए आपको कहीं बाहर विदेश में पढ़ने के लिए जाना हो तो बैंक उसकी लोन देती है। तो ऐसे अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर कर अपना जो ध्येय है, आपका जो लक्ष्य है, उसे आप प्राप्त कर सकते हो। प्रश्न करता है, मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल AICT अमृतापुरी। उनका प्रश्न है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? यानी कि हमारे जो देश के राजनीतिज्ञ हैं
नेता हैं, तो उनके लिए उनकी भूमिका हमारे देश को संपूर्ण विकसित बनाने में क्या हो सकती है। तब डॉक्टर कलाम कहते हैं, जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीब रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा कि जिस प्रकार गांधी जी ने, हमारे महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध जो लड़ाई छेड़ी थी वह उन्होंने सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना से छेड़ी थी। उसी प्रकार हमारे राजनीतिज्ञ भी देश के नागरिकों के साथ अच्छा व्यवहार करें, निस्वार्थ सेवा करें। जो गरीब है 26 करोड़ भारतीय, उनको भरपेट अनाज मिले, रहने के लिए मकान मिले, पढ़ने के लिए स्कूल मिले, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। और जब यह कार्य शुरू होगा तब हमारा देश 2020 तक संपूर्ण विकसित हो चुका होगा। आगे का प्रश्न है, सी नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष, MGR इंस्टीट्यूट, चेन्नई। इनका प्रश्न है, रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। तब डॉक्टर कलाम उत्तर देते हैं, विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। यानी कि अभी स्त्री और पुरुष में कोई अंतर रहा नहीं है, क्योंकि अब स्त्रियां पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शैक्षणिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं की भी नियुक्ति होती है। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं काम कर रही है। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। आगे का प्रश्न है, प्रश्नकर्ता एक छोटा बच्चा है। जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न, वह प्रश्न है, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ हमारे देश में अनावश्यक खर्चे, कोई नेता आने वाला हो या कोई महान हस्ती आने वाली हो तो उसके पीछे करोड़ों, लाखों, हजारों रुपए खर्च कर किए जाते हैं, तो क्या इस खर्चे को कम नहीं किया जा सकता। तब डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं कि तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे कि जिस प्रकार अभी खर्च हो रहे हैं फालतू खर्च। कोई नेता आया हुआ हो तो उसके सम्मान में, उसके स्टेज सजाने में आदि सब में कई सारे खर्चे किए जाते हैं, तो धीरे धीरे यह खर्चे कम होने लगेंगे। यहाँ अब्दुल कलाम ने स्टेज पर पड़ी हुई एक कुर्सी का उदाहरण दिया है कि पहले यहाँ एक कुर्सी रखी हुई थी, अभी वह कुर्सी यहाँ नहीं है। उसी प्रकार अभी जो खर्चे, अनावश्यक खर्चे हैं, वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और हमारा देश, हमारा राष्ट्र संपूर्ण रूप से विकसित बन जाएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, यह डॉक्टर अब्दुल कलाम के
कलाम को छात्रों ने, आपके जैसे विद्यार्थियों ने ही भावी भविष्य के अंतर्गत कलाम जी से प्रश्न पूछे हैं और उनका सही सचोट सत्य उत्तर कलाम जी ने दिया है। पाठ के अंत में, इस पाठ के अंतर्गत कुछ प्रश्न हैं जो घर काम के रूप में है, आपको यह गृह कार्य लिखना है। 6 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई। दूसरा प्रश्न, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करते हैं। तीसरा प्रश्न, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया। चौथा प्रश्न, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से कौन सा प्रश्न पूछा। पांचवा प्रश्न, राष्ट्र के विकास में महिलाओं का क्या योगदान है। छठा और आखिरी प्रश्न, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमारा इकाई 5 पूर्ण होता है। आभार।